हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम अभी तक क्या डिस्कस कर चुके हैं पहले वो बात कर लेते हैं। हम लोगों ने गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करके क्या क्या प्रॉपर्टी अराइज होती हैं वो डिस्कस किया। लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करके राउल्ट लॉ या अदर स्टेप भी डिस्कस किए अपन ने, ठीक है। अभी ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि सॉलिड को एक लिक्विड में डिजॉल्व करके जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा उस सोल्यूशन के बारे में अपन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये बोल सकते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। when a solid is dissolved in a liquid then the form solution जो होगा उस पर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस पे भी स्पेशली अगर मैं आपसे करेक्टली बात करूं, सल्यूट स्पेशली यहाँ पर सॉलिड है और आपका लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। तो सल्यूट जब सॉलिड है तो सल्यूट एक सॉलिड जो है वो एक नॉन वोलाटाइल करैक्टर रखता है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट में हम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये करने पर क्या चीज़ें अफेक्ट होंगी वो देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज यू हैव अ कंटेनर, यू हैव अ क्लोज कंटेनर, ठीक है। इस क्लोज कंटेनर में आपने एक प्योर सॉल्वेंट फिल कर दिया, यू हैव प्योर सॉल्वेंट। लेट्स सपोज योर सॉल्वेंट इज वाटर, ओके, वाटर। अब इस प्योर वाटर में अभी ये वाटर की लिक्विड स्टेट है, लिक्विड फेज है, राइट। अब इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं अगर उन्हें आप एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करें, लेट्स से मैं ये कह रहा हूं कि अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक हीट प्रोवाइड करें। अब जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड मॉलिक्यूल जो है अपनी सरफेस को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, वेपर की कंडीशन में, राइट। जब एक डिजायर्ड मिल जाएगा, ओके। एक टेम्परेचर आप इंक्रीज करते जाओ या यूं कहें कि टेम्परेचर को आप किसी भी रेंज में फिक्स कर दो, देन इनिशियली आपके लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे होंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वेपर और लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी वेपर फेज अराइज होगी, यहाँ आपकी लिक्विड फेज था, तो लिक्विड एंड वेपर के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर वेपर की जो भी कंसंट्रेशन होगी आप इसी को इसकी वेपर प्रेशर बोलते हो, इसी को आप वेपर प्रेशर ऑफ दैट स्टेट बोलते हो। वेपर प्रेशर अभी ये हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना तो अपन पढ़ चुके हैं पहले से, यहाँ केवल रिवीजन था। अब कंडीशन क्या है, प्योर था। अब यहाँ क्या करना वाला हूँ, लेट सपोज यू हैव अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ये क्या करेगा, जब इसको आप इसमें ऐड कर दोगे, अभी ये प्योर सॉल्वेंट था, आपने सॉल्यूट को ऐड करने वाले हो, जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ पर तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब आप ये सोचो जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है, ठीक है। मैंने कहा प्योर सॉल्वेंट से अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। इस सॉल्यूशन में यू हैव टू टाइप ऑफ एंटिटीज। फर्स्ट you have non-volatile
सल्यूट एंड प्लस सेकंड क्या था, वोलाटाइल सॉल्वेंट। वोलाटाइल क्यों? बिकॉज आपका जो सॉल्वेंट था ये एक लिक्विड था, ठीक है, आपने ऐड कर दिया। अच्छा, आप ये पूछ सकते हो कि आखिर वो सल्यूट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। फिश सल्यूट इज कंसीडर्ड, लेट्स सपोज यू हैव शुगर, शुगर में सब कुछ आ गया, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, राइट, स्टार्च, सब कुछ आ गया, राइट। दूसरा यूरिया, है ना। सॉल्ट ले लो चाहो तो, लेट्स सपोज NaCl, KCl। अभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता सल्यूट का प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा कि नॉन, फर्क नहीं पड़ता। सल्यूट ऐड हुआ है, वो पता है कि वो सल्यूट जो है वापस में कन्वर्ट नहीं होगा, सिंपल, इतनी सी बात मैं बस बोल रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, इस सॉल्यूशन में सल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, तो अब जो सरफेस मॉलिक्यूल ही पहले एस्केप करता है ऊपर का, तो यहां पर लेट्स सपोज ये जो ब्लैक वन है, लेट्स सपोज ये वोलाटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट के बीच में ये कहीं कहीं सल्यूट मॉलिक्यूल भी होंगे। लेट्स सपोज ब्लू वाले आपके क्या हैं, सल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है। सॉल्वेंट को मैंने ब्लैक वाले, तो इसको ब्लू से कर देता हूँ इस तरीके से, है ना, आपको समझ में आएगा। ब्लू वाले सल्यूट हैं, लेट्स सपोज ब्लैक वाले मॉलिक्यूल इस तरीके से आपके सॉल्वेंट हैं। अब एक बात बताओ, जब आप उतना ही पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ प्रोवाइड करोगे, हमें पता है कि कोई भी चीज़ जब इवोपरेट होती है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने क्या कहा कि यू नो दैट रेट ऑफ इवोपोरेशन जो होता है इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। हमने जब सल्यूट ऐड किया तो कंटेनर थोड़ी बदल दिया है, वही कंटेनर हमारे पास है। सल्यूट को ऐड करने पर सल्यूट ने सॉल्यूशन के सरफेस एरिया के सम स्पेसेस, सम फ्रैक्शन जो है वो एक्वायर कर लिया है, या यूं कहें कि उसका सरफेस ब्लॉक कर दिया है। अब आप कितना भी टेम्परेचर प्रोवाइड करो, हमें पता है कि सल्यूट जो है वो इवोपरेशन नहीं देगा, ये तो फिक्स है, सल्यूट इवोपरेट नहीं होगा। अब सल्यूट इवोपरेट नहीं होगा, ऊपर से सरफेस एरिया को भी उसने कवर कर रखा है। अगर यहाँ से मैं वहाँ कंपेयर करूँ तो इधर सरफेस एरिया जो है डिक्रीज हुआ है, और सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ है इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑब्वियस है कि जो इवोपरेशन का रेट है वो भी डाउन हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट आप ऐड करते हो तो फॉर्म सॉल्यूशन में सल्यूट जो है वो सॉल्यूशन की सम सरफेस को ब्लॉक कर लेता है, सम फ्रैक्शन ऑफ सरफेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सॉल्यूशन की वेपर में एस्केप करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और एट द सेम टेम्परेचर यहाँ कम वेपर कंसंट्रेशन होगा। अगर मैं कंपेयर करूँ प्योर से, देखिए यहाँ पर भी वेपर प्रेशर है, यहाँ पर भी वेपर प्रेशर है, नो डाउट। और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वेपर की स्ट्रेंथ पे, तो मेरा मीनिंग यहाँ पर ज़्यादा वेपर क्रिएट हो रही है एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है, एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, और यही उसी टेम्परेचर पर यहाँ पर लेस वेपर होगी। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ यहाँ पर लो वेपर है या वेपर कंसंट्रेशन है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हाई वेपर कंसंट्रेशन है, ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा वेपर कंसंट्रेशन होगा वेपर प्रेशर भी हाई होगा, तो मैं बोल सकता हूँ हाई वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो वेपर प्रेशर। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
आप उतना ही टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, सल्यूट ने कोई फायदा तो हुआ नहीं सल्यूट डालने का, ऊपर से उसने नुकसान पहुंचा दिया। क्या? सरफेस को ब्लॉक किया, यहाँ पर वेपर कम बन रहा है, वेपर की कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, ठीक है, बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो फाइनली प्योर के कंपेरिजन में अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो यहाँ पर जो भी वेपर प्रेशर मिलेगा वो डिक्रीज्ड फॉर्म में मिलेगा। तो पूरी कहानी को मैं समराइज कर रहा हूँ कि जब एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट किसी प्योर सॉल्वेंट में आप ऐड करते हो तो सल्यूट क्या करता है, सरफेस को ब्लॉक कर देता है, सम सरफेस को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती है। एस्केपिंग टेंडेंसी जब डिक्रीज होती है तो उसके रिजल्टेंट में आपको यहाँ पर लेस वेपर प्रेशर ऑब्टेन होता है। दैट मीन्स कि आपको रिजल्ट में प्योर की कंपैरेटिवली यहाँ पर लेस वेपर प्रेशर मिलेगी। और एक बात और आपको ध्यान देनी है, खैर मैं वो मैं आगे बता दूंगा, मैं रिजल्टेंट ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुआ है। तो देखिए जो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है उसी को बोलते हैं लोअर। कोई चीज़ ज़्यादा से कम हो रहा है तो लोअरिंग बोलते हैं। तो इसी पूरी कंडीशन को अपन बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बताता हूँ आपको। देखिए लेट सपोज प्योर सॉल्वेंट के लिए आपका वेपर प्रेशर जो था इन अ प्योर स्टेट, लेट सपोज PA नॉट था, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए इसलिए लिया है सफिक्स में बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट को जनरली ए से अपन लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर लेट सपोज PS है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने को समझ में ये आया है कि यहाँ पर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम मिलेगा, तो PS जो होगी वो ऑलवेज लेस देन PA नॉट। तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ प्योर स्टेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करके रखे होंगे। तो हम इस हेडिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसी को आप एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट इन सॉल्वेंट बोल सकते हो। अब अगर मैं कहूँ पहले PA नॉट था, ये PS हो गया, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेट सपोज पहले वेपर प्रेशर 100 ATM था, अब 100 ATM के बाद ये कुछ लेस हुआ, लेट सपोज 80 ATM हो गया है ना। या मैं कह दूं कि ये आपका था 100 ATM, यहाँ पर ये हो गया 99.5 ATM। तो आपने को निकालना हो कितना डिक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे, जितना मैक्सिमम था उससे जितना बचा हुआ वो आप लेस कर दोगे। तो 100 माइनस 99.5 अगर करके जो रिजल्टेंट आएगा 0.5, तो 0.5 वो वेपर प्रेशर आएगा जो लोअर हुआ है, जो कम पड़ा है। तो मैं बस ये कह सकता हूँ इसका मीनिंग क्या है। अगर अपने को समझना हो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं कि P नॉट माइनस PS जो होगा इसी को अपन बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का लोअरिंग हो गया, ठीक है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, तो इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस कहानी को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। तो आप इतना चीज़ समझ गए होंगे, आई होप। फिर से कलेक्ट कर लेना है इसको, ओके। दूसरा क्या है, जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। लेट्स सपोज तुमने नॉन वाटर सल्यूट डाला, कितना डाला, सपोज 1 ग्राम डाला तो कुछ डिक्रीजमेंट हुआ, या 1 मोल डाला कुछ डिक्रीमेंट हुआ, आपने 2 मोल डाला तो और डिक्रीमेंट होगा। मीनिंग जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में बढ़ाओगे, या यूं कहें जितना ज़्यादा सल्यूट आप ऐड करोगे उतने ज़्यादा सल्यूट के पार्टिकल सरफेस को ब्लॉक करेंगे, उतना ही ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज होगी, उतना ही कम वेपर प्रेशर ऑब्टेन होगा। दैट मीन्स एक सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया है कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। लिख लो, द डिक्रीज इन
द वेपर प्रेशर ऑफ the decrease in vapor pressure of solvent is also depend on the quantity of non-volatile solute present in the solution. ठीक है, irrespective to the nature of solute. सल्यूट कैसा है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, नेचर क्या है, दैट मीन्स साइज क्या है, शेप क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। बस मैंने क्या कहा कि ये इस बात पे जो इसको डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो सल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम आपने क्या लिखा, द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इररिस्पेक्टिव इट्स नेचर। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, क्या होता तुमको समझा देते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखिए, जो मैंने कहा उसकी समझते हैं मीनिंग। लेट सपोज आपके पास 1 मोल शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर इधर क्या है आपके पास 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मोल शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके पास यूरिया का सॉल्यूशन है, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम है। दैट मीन्स इसको भी आप क्या ले लो 1 लीटर वाटर में ले लो और इसमें भी वही है, उतना ही है, ठीक है, और दोनों में 1 मोल, तो मोलर कंसंट्रेशन सेम है, तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सिमिलर होगी, ठीक है, लगभग सिमिलर होगी। अब यही मैं कह दूं कि यहाँ पर 2 मोल था, 2 मोलर यूरिया सोल्यूशन है, इसका मीनिंग ये है कि इस केस में आपने या तुम छोड़ो 1 मोल शुगर लिया था, यहाँ पर 2 मोल शुगर ही ले लो, तो यहाँ पर शुगर ऐड ज़्यादा हुआ होगा, यहाँ पर 1 मोल शुगर ऐड हुआ होगा, तो इन दोनों में कंपेरिजन करोगे तो यहाँ डिक्रीमेंट और होगा, दैट मीन्स वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वेपर प्रेशर और डिक्रीज होगा। रिजल्टेंट चाहो तो लिख लो, जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। अगर तुम क्वांटिटी ऑफ बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका डिक्रीमेंट इसके इंक्रीमेंट के प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। इतनी सी बात समझिए, ठीक है, इतनी सी बात। अच्छा, एक साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं इस पे राउल्ट लॉ अप्लाई करने की कोशिश करूं, ठीक है, हम क्या करने चाह रहे हैं कि अगर इस पे मैं राउल्ट लॉ अप्लाई करूं, चलो कर देते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा, राउल्ट लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके। सो राउल्ट लॉ, ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीएस है, ओके। सल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होगा, इस सॉल्यूशन में सल्यूट का वेपर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसका वेपर प्रेशर जो है क्या होगा, वो 0 होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट को आप पीबी से लिख सकते हो, वो होगा 0, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको आप पीए लिख सकते हो, ये नॉन जीरो होगा, इतना पता चल गया मेरे को, ये नॉन जीरो होगा, ठीक है, इतनी सी बात, ओके। अब एक बात सुनो, आपने क्या कहा कि सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है वो इसके मोल फ्रैक्शन के, अब इसी का कहीं मोल फ्रैक्शन भी होगा, मतलब सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है लेट्स सपोज चाहिए,
अब तुम चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट जो है वो क्या है, चाई बी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बस क्या कह रहा हूँ कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन के प्रोपोर्शनल होगा। तो पी ए इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ पर, पी ए इक्वल टू अगर आप ये लिखो चाहिए डॉट पी ए नॉट, तो अब ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये एंटिटी, ये क्या है, यही आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का इन अ प्योर स्टेट। इतनी सी बात। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देखना, सिंस सल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूशन जो भी वेपर प्रेशर कंस्ट्रक्ट करेगा, सॉल्यूशन का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो सल्यूट के पार्टिकल के कारण नहीं होगा, वो केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट के पार्टिकल के कारण होगा। मतलब यही पार्टिकल होल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि सिंस सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन पी ए इक्वल टू पी एस। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, पी एस इक्वल टू चाहिए इंटू पी ए नॉट। ठीक, इतनी सी बात। ये राउल्ट लॉ के आप चाहो तो लगा सकते हो। लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ के लिए क्या होती है कि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, आइडियली बिहेव करना चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन ना हो तो बेटर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि सल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तब ये कंडीशन सारी फॉलो होगी। इतनी सी बात हो गई। ठीक है, चलो इतनी सी बात नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात आप समझिए, एक आपने वर्ड सुना होगा दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने ये सुना होगा कि इस टर्म को सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली खूब पढ़ते हैं। चलिए ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो, सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सर्टेन होती हैं, आगे बात करेंगे। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स दीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends only on the number of solute particle irrespective to the nature of solute particle। solute particle का नेचर कैसा है इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, केवल इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उनकी नंबर्स कितनी है। एक पार्टिकल, टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल्स, काउंटिंग समझ सकते हो, या स्ट्रेंथ कितनी है। जितने ज़्यादा सल्यूट पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड आने वाला है। ठीक है, ये बात ऐसे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो कोई पॉइंट नहीं है, समझ लेते हैं इस चीज़ को। मैंने ये कहा कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में नॉन वॉल्यूम का सॉल्वेंट है। आपको पता था कि फिक्स वॉल्यूम का सॉल्वेंट है, आपने टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया। लेट्स सपोज टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया, या इसकी बात हम नहीं करते क्योंकि आप ऑब्वियस है टेम्परेचर प्रेशर तो फिक्स रखोगे ही अगर कंपेरिजन करोगे। ठीक है, क्योंकि वेरी होती है। ठीक है, तो एक बात समझिए, मैंने आप सिंपल कहा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो क्या होती है, जैसे आप इसमें सल्यूट डालोगे तो सल्यूट के नंबर्स कितनी है, नंबर ऑफ सल्यूट, इस पे डिपेंड करेंगे। किस तरीके से डिपेंड करेंगे तो पढ़ना पड़ेगा ना कि प्रॉपर्टीज कैसी हैं, किस प्रॉपर्टी की बात करो पर्टिकुलर, राइट। पर ये हमें समझना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं
वो सल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती है। अब एक बात ध्यान रखना, योर सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। आइडियल बिहेवियर तो चाहिए ही, ठीक है। बहुत कम पार्टिकल डाल के आप देखोगे, या नहीं कि कंसंट्रेट कर दिया, आइडियल बिहेवियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका जो डेटा आएगा वो सही नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एसेंशियली द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन विच आर सपोज टू बी बिहेव एज आइडियल, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स present in a known volume of solution, right? फिक्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस मैं लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट। सल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करते, इरिस्पेक्टिव का साइज क्या है, शेप क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है, कैसा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, नहीं फर्क पड़ता है, इसको नंबर बस ध्यान देना पड़ेगा इसकी। तीसरा पॉइंट क्या, ऐसा नहीं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट किस तरीके का है ये फर्क पड़ता है इसको, राइट। अब एक नॉन पोलर सॉल्वेंट किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए एक अलग बिहेवियर देगा, पोलर सॉल्वेंट एक अलग बिहेवियर देगा, या आप आगे समझोगे इस चीज को, ठीक है, ओके। आखिर हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते क्यों हैं? तो क्यों पढ़ते, यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मासेस, या इसी को आप मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास इज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है। मोलर टू कैलकुलेट, नहीं, यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट के मोलर मास, और स्पेशली जब सल्यूट बोलता हूं ना तो ये नॉन वोलाटाइल होना चाहिए, लाइक सॉलिड सल्यूट होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, आल्सो डिपेंड्स, ये बात पॉइंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसमें सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो सल्यूट पे फोकस करने वाला है, तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा, टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कह सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मीनिंग क्या है, देखो दोस्त, लेट सपोज इसके 10 पार्टिकल हैं, सल्यूट के भी 10 पार्टिकल, सॉरी, लेट सपोज सॉल्वेंट के 10 पार्टिकल्स हैं और इसमें सल्यूट के भी 10 पार्टिकल्स हैं, 10 यहाँ पर 10 यहाँ, तो टोटल कितने हो गए, टोटल अगर निकालोगे इसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10 कितना हो गया, 20 पार्टिकल। तो इसका मीनिंग ये है कि टोटल पार्टिकल्स में सल्यूट के पार्टिकल्स कितना है, इस बात पे भी डिपेंड करता है, और इसी को बेटा मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। नई बात समझ आई? तुम्हें सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि यू हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट के Na मोल हैं, सल्यूट के Nb मोल हैं। तो अगर आपको Nb निकालना है या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना है, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, सल्यूट के मोल्स टू द टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स कितना होता है, Nt क्या होगा, Na प्लस Nb। तो आप लिखते हो Nb प्लस Na प्लस Nb, तो वही तो मैंने क्या था, ऊपर 10 नीचे 20,
जो लाइन लिखी है मैंने, इसका मीनिंग है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। छोटी छोटी बातों में बहुत सी काम की बातें समझ में आती हैं। आपको याद कुछ मत रखना है, कुछ नहीं रखना है, बस आपको समझना ये कि सल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करता है। सल्यूट पहचान जाओ, पूरी कहानी खत्म। दूसरा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में भी ये चीज़ इफेक्ट होती है ना, कि टोटल पार्टिकल्स में से कितने सल्यूट के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। जस्ट राइट डाउन द कंसेप्ट। ओके, एक चीज और, क्या कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना अपने को, टाइप्स। जनरली 4 टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ वन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। 2 बात याद रखना। फर्स्ट, तीनों प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड है, यहाँ पर सॉल्यूशन। इसीलिए आगे चल के आगे आप मोलैलिटी डिस्कस करते हो, क्योंकि आप इररिस्पेक्टिव टू द सॉल्वेंट आप मोलैलिटी डिस्कस करते हो। यहाँ पर आप जनरली मोलैलिटी पिक करोगे, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हो जनरली। यहाँ पर मोलर, यहाँ पर मोलर, मतलब यहाँ कैपिटल M इस्तेमाल होने वाला है, यहाँ स्मॉल m। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, चारों प्रॉपर्टी में से आपका ऑस्मेटिक प्रेशर जो है बेस्ट है। इससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है, सबसे एक्यूरेसी इसी की होती है, ठीक है। तो आप लिख लेना, इट इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट। एक पॉइंट याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि ऑस्मेटिक प्रेशर प्रॉपर्टी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बेस्ट है इन चारों में से। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने कुछ खास डिस्कस नहीं किया। अब से जो आगे पढ़ने वाले हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स वो हैं, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है, देखिए ध्यान ही देना है कि सल्यूट नॉन वोलाटाइल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो सल्यूट भी सॉल्यूशन के अंदर 2 तरीके की हरकतें कर सकता है। हो सकता है सल्यूट डिसोसिएट हो जाए सॉल्यूशन में, प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि एसोसिएट भी हो सकता है, और हो सकता है कि डिसोसिएशन एसोसिएशन सो ही ना करे, कुछ भी हो सकता है। तो सिंपल जो प्रॉपर्टी है उसमें वो केस कंसीडर कर सकते हो जिसमें आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन ना हो रहा हो। दैट मीन्स एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का केस, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक केस तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उसके लिए अदर तरीके हैं, सही है। तो मैंने आपसे बस कहा कि जो आपका नॉन वोलाटाइल सल्यूट है उसकी 2 कंडीशन हो सकती हैं। इट मे बी इलेक्ट्रोलाइट और इट मे बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सही है। अब इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं वो अपन अभी समझेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले एक बात और रखो, याद रखो कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सब रिलेटेड भी हैं। मतलब मैं कह सकता हूं ईच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर
रिलेटेड टू ईच अदर, पढ़ेंगे बाद में हम लोग, मतलब जितनी भी तुमने पढ़ रखी, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा आपने और पढ़ा क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब प्रोपोर्शनल हैं किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, आपस में भी इंटरकनेक्ट। देखो एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है समझ लीजिए, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, और इंक्रीज होगा, बढ़ना, ज़्यादा हो जाना, है ना, इंक्रीजिंग बिहेवियर। डिप्रेशन का मतलब होता है और ज़्यादा डिक्रीज होना, तो कह सकते हैं डिक्रीजिंग बिहेवियर, है ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। डिप्रेशन कम हो गया और कम हो गया, जितना होना था और एक्सपेक्टेड से भी और लो हो गया, जो तुम समझ रहे थे ये चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट कहानी। तो बेसिकली देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका सोल्यूशन में डिसोसिएट हो जाता है, डिसोसिएट या कह सकते हो आयोनाइजेस इन सोल्यूशन। ओके, इसके लिए क्या बोल सकते हो, डोंट डिसोसिएट इन सोल्यूशन। डिसोसिएट का मतलब होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाना, लेट्स सपोज। अच्छा उससे पहले एक और कहानी बात सुन लो, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को भी दो कैटेगरी में डाला गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी ये है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट कंप्लीटली इन सॉल्यूशन। वीक क्या होते हैं वो समझ लीजिए, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी भूल गया कुछ देर के लिए। ओके, दूसरा पॉइंट, डिसोसिएशन अगर अच्छे से करेगा तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होती है। मैंने क्या कहा, हैव हाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पर क्या होती है, लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्ट में लिखा है समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वही भी पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होंगी। खैर ये हमारा मुद्दा ही नहीं है अभी पढ़ने का। खैर मैंने कहा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, अब वो पार्सली होता है, इतनी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। एग्जाम्पल की बात करता हूँ सीधे, देखिए सबसे तरीका बेस्ट है एग्जाम्पल याद करने का, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जो भी तुमको याद हो सब लिख लो यहाँ पर, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस याद करो, NaOH KOH है ना, NaOH KOH है ना, LiOH, खैर LiOH, खैर जितने भी सॉल्ट हैं, ऑल सॉल्ट, देखिए सॉल्ट्स और आयनिक कंपाउंड, ठीक है। समटाइम्स योर आयनिक कंपाउंड जो है ना, वो खैर अभी बात करते हैं, सिंपल लगते हैं, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 इट्सेट्रा, है ना। दूसरा क्या, सॉल्ट में डबल सॉल्ट भी आते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड भी आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, तुम समझोगे ये बातें बाद में। वीक के लिए बस आप दो चीज ध्यान रखो, जितने भी एग्जाम्पल इसके वीक एसिड्स हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, वो तो तुम HCl फिर इथाइल मिथाइल करते रहो। वीक एसिड और वीक बेसिस, ये हैं, ये मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट कभी भी नहीं होंगे, ठीक है, चाहे जितना तुम कर लो कोशिश। ओके, तो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, चलो NH3 क्या लिख रहा हूँ, NH4OH, मीनिंग क्या है, हमेशा अगर लेट सपोज तुम इसको डिसोसिएट कर रहे हो तो ये डिसोसिएट होने पर मान लीजिए इस तरीके दे रहा है, इसके 10 मोल तुमने ले लिए इनिशियली, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, फाइनल में इनिशियली तुमने ये लिया, इनिशियल लिख नहीं रहा हूँ, तुम समझ लो इस चीज़ को, फाइनल में, या मैं इक्विलिब्रियम वर्ड इस्तेमाल करूँ तो ज़्यादा ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम अगर तुम सोच रहे हो कि 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये कंडीशन क्या होगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम जिसको पढ़ा होगा वो समझ जाएगा इस चीज़ को तुरंत, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल, 4 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 8 मोल, 9 मोल इवन डिसोसिएट हो सकता है, हालांकि कितना होता नहीं है, पर 10 के 10 डिसोसिएट हो जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, ये वापस से कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे इसको, पर यहाँ पर क्या है, लेट सपोज यू हैव अ NaCl, NaCl डिसोसिएट होता है कंप्लीटली, ये हो सकता है, अगर 10 मोल हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा, और यहाँ 0 बना, फाइनली क्या हो रखा है, यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 10 बन सकते हैं ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन, तो यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ पर ये, तो ये कहानी तुमको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, मैं रफ करने वाला हूँ। अब इस टॉपिक का जो आपने ये डिस्क्रिप्शन पढ़ा, इस टॉपिक का हमारे सिलेबस से क्या इंटरकनेक्शन है, मैं पहले वो बात करता हूँ, ठीक है, आखिर हमने पढ़ाई क्यों जाना, हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में क्यों जाना, आखिर क्या कंडीशन था, क्यों जानने की हमारी इच्छा हुई। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, आपने लेट सपोज NaCl को H2O में ले लिया, NaCl इन H2O, ये सोल्यूशन बन चुका है आपका, ठीक है। अब ध्यान से समझो बेटा, आपने एक NaCl को एक H2O में डाला, लेट सपोज H2O की जो है वहाँ पर 1 लीटर है, इस प्रॉब्लम को समझिएगा, 1 लीटर H2O था, उसमें आपने NaCl को डाला, ये भी मैं कह रहा हूँ कि लेट सपोज NaCl का 1 मोल है, मैं कहाँ लिख दूँ, 1 मोल ले लिया आपने, इसका मतलब क्या समझते हैं, देखिए ध्यान से, एक NaCl जब ब्रेक डाउन होता है तो एक Na+ और एक Cl- बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स अगर 1 मोल डिसोसिएट हो तो 1 मोल Na और 1 मोल Cl- बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इतने की बात सही है। अगर हम NaCl की कंसंट्रेशन निकालें, यहाँ पर ये सोच के निकालना चाहें, यहाँ पर है ना, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl ये निकालना चाहें तो कैसे आएगा, 1 मोल अपान क्या होता है कंसंट्रेशन, अरे कंसंट्रेशन का मतलब मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम मोलैरिटी में कंस्टिट्यूट करें तो मोल्स कितना था, तो 1 मोल था, 1 मोल ऑफ NaCl था अपान 1 लीटर ऑफ H2, यही तो था, पूरी कहानी सिंपल है। तो ये अपन हो गए, इसको क्या बोलते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं पार्टिकल्स के टर्म में लिखूं, अगर अपन NaCl को ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इन सोल्यूशन क्या हुआ दोस्त, ये भी देख लो यहाँ से, सोल्यूशन में क्या हो गया, आपका Na जो है Na+ में और Cl- में टूट चुका है, ठीक है, ध्यान से,
Na प्लस और Cl माइनस में टूट चुका है। अगर मैं पार्टिकल के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं लिख सकता हूं टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल की टोटल कंसंट्रेशन कितनी हुई? तो देखो ध्यान से बेटा, Na प्लस भी 1 मोल है, Cl माइनस भी 1 मोल है, तो क्या हुआ देखो ध्यान से, 1 मोल Na प्लस पार्टिकल, 1 मोल Cl माइनस पार्टिकल अपान 1 लीटर ऑफ H2O। अगर इसको पार्टिकल के बेसिस पे देखें तो 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर है, तो कितना टोटल हो गया? 2 मोल पार्टिकल है कि नहीं? ऊपर देखो ध्यान से, 2 मोल पार्टिकल है कि नहीं है, अपान 1 लीटर किसका है? H2O का है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए, आप भले ही सोच रहे हो कि हमने NaCl का 1 मोल डाला है तो पार्टिकल्स वहाँ पर 1 है, लेकिन ये गलती मत करिएगा। NaCl आपने एक्सपेक्टेड है, डालने से पहले आप सोच रहे हो ऐसा है कि NaCl ऐसे, पर NaCl डिसोसिएट हो रहा है। और ये कब होगा? ये मैंने तब लिया है जब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। इसका मतलब अगर इसके तुम 10 मोल लिए होते, 10 मोल, तो इनिशियली कुछ नहीं बनता, फिर बाद में 0 मोल बनता, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 बनते। तो ये एक्चुअल केस है, इसको समझिएगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ 10 मोल से आपने ये निकाल दिया ऊपर का कंसीजन, ऊपर 10 मोल अपान 1 लिखोगे तो वही आएगा, तो 10 मोल आ जाएगा, ठीक है। पर एक्चुअल में सोल्यूशन के अंदर क्या हुआ, ये फाइनली आपको ये मिला, तो यहाँ पर 20 मोल कंसंट्रेशन आ जाएगी, 2 टाइम्स आएगी, सिंपल सी बात, क्योंकि 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं। अगर ध्यान से तुम इस चीज को ऑब्जर्व करो तो डिसोसिएशन के पहले, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर वो इक्वल नहीं है। मैं क्या कह सकता हूं, यही लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन is not equal to number of particles after dissociation। अच्छा, ये मैंने लिखा कि नॉट इक्वल टू, एक्चुअल में बाद में ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो सीधा ये लिख देते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन से पहले जो पार्टिकल होंगे, आप 1 NaCl को आप 1 पार्टिकल देख रहे थे, डिजॉल्व होने के बाद वो 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। इतनी कहानी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ ही रही होगी, इतना बुरा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, अपने को पता है अगर मैं यहाँ पर CH3COH ले लूँ तो बस वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, पार्शली डिसोसिएट होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, यू हैव MgCl2, अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अब एक बात ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि आयंस के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं। ओके, अब एक बात सुनो, ये था इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या था? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इतनी सी बात, ये क्या होता है भाई? डिसोसिएट नहीं होते, डोंट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, डिसोसिएट नहीं होंगे। सिंपल क्या है, यू हैव लेट सपोज C12H22O11, यू हैव सुक्रोज, इसी को केन शुगर भी बोलते हैं, गन्ने का फॉर्मूला है। लेट सपोज तुमने इसका 1 मोल ले लिया, क्या प्रॉब्लम है? इसको तुमने वाटर में डाल दिया, वाटर में भी क्या है, ये C12H22O11 सोल्यूशन है, कुछ और चेंज थोड़ी हो गया, क्योंकि डिसोसिएशन देने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका अगर 1 मोल है
तो यहाँ पर भी ये भी 1 ही मोल है, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं दे रहा है, बिल्कुल वही है। तो अगर तुम इसको डिजॉल्व करोगे तो केवल ये 1 मोल शुगर पार्टिकल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो 1 मोल पार्टिकल्स यहाँ पर है, 1 मोल पार्टिकल्स यहाँ पर भी है इन सॉल्यूशन, ये दोनों इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर वो इक्वल होंगे, सिंपल सी बात, इतनी सी कहानी, क्या प्रॉब्लम है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या निकालोगे, 1 मोल अपॉन 1 लीटर, लेट्स सपोज 1 लीटर, 1 मोलर तो आएगी, ये हुआ है किसके अंदर, इन सॉल्यूशन। और यहां पर एक्सपेक्टेड भी तो वही था, 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर, कहानी वही है, समझो। तो टूटेगा ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो एक्चुअल में होगा सेम होगा, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। अब एक बात सुनो, लेक्चर बड़ा हो रहा है तो 15 मिनट लेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उस लिख लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम आपकी आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए समराइज कर दें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है किन किन फैक्ट पर डिपेंड करती है, तो मैं लिख सकता हूं डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्ट। सारे प्रॉब्लम तुम्हारे यहीं से हो जाएंगे, ठीक है, जितने भी एग्जाम में आए होंगे। पहला फैक्ट क्या है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। हर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे ही आपकी प्रॉब्लम आने वाली है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, इतनी बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के नंबर पे। मॉलिक्यूल टर्म तब लोगे जब तुम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हो। इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं देने वाला है। दूसरा, नंबर ऑफ आयंस की बात करोगे कब, जब तुम इलेक्ट्रोलाइट लोगे। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरी बात क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो अपन कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सब पॉइंट समझोगे अभी। दूसरा क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स की जब बात करेगा वो, तो सॉल्वेंट को फिक्स कर देगा कि कितने अमाउंट में है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान से लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या है, तो नोट करेंगे। कुछ पॉइंट मैं रिजल्टेंट के फॉर्म में बोलूंगा, आपको लिख लेना है, ठीक है। हालांकि मैं समझाऊंगा उससे पहले। लेट्स सपोज आपके पास एक केस है, आपने 1 मोल NaCl ले लिया। अब कंप्लीट डिसोसिएशन में 1 Na+ और 1 Cl- मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर इसको फिक्स किया जाए 1 लीटर ऑफ H2O में। सेकंड, आपके पास एक और है, लेट सपोज MgCl2, ये बनाएगा Mg2+ 2Cl-। बस आप यहाँ पर ध्यान दो पार्टिकल कितने हैं। यहाँ पर 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया था तुमने, यहाँ पर MgCl2 की भी तुम 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया। मेरा मतलब है 1 मोल NaCl लिया तुमने, 1 मोल MgCl2 लिया। पर इस कंसंट्रेशन में तुमको क्या मिला, यहाँ पर फाइनली 2 पार्टिकल्स मिले, 2 पार्टिकल्स मिले। यहाँ कितने मिले पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स, 2 क्लोरीन क्लोराइड आयन के और 1 Mg+2 के। तो आपको देखना क्या है, आपने सेम मोलर कंसंट्रेशन लिया है किसी डिफरेंट सोल्यूशन, आपने डिफरेंट सल्यूट ले लिए हैं, उसकी कंसंट्रेशन को आपने सेम रखा है, नो डाउट। यहाँ पर भी H2 में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और देन कंपेरिजन करो तो इन दोनों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा होंगी जो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल देगा ऑन डिसोसिएशन, तो ये ज़्यादा होगा। पर जिसका पार्टिकल ज़्यादा, कहानी तो एक ही है, अगर पार्टिकल तक पहुँच गए तो कहानी आपकी हो गई। बस समझ पाओ कि पार्टिकल कितने ज़्यादा किस में कैसे होंगे। तो इसके लिए क्या सेंटेंस हो सकता है, नंबर 2 लिखो पॉइंट ध्यान से।
फॉर डिफरेंट सल्यूट्स ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन, फॉर डिफरेंट सल्यूट ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन, comma, the magnitude of the colligative property is more for that solution which gives more number of particles on ionization। बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल लिखा है कि जो ज़्यादा पार्टिकल देगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ Cp ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने क्या लिखा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होंगी किसकी, NaCl से ज़्यादा होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, MgCl2 की। ठीक है, इतनी सी बात है। तीसरा पॉइंट, अब इसमें क्या चेंज करते हैं, अगला पॉइंट ध्यान से रिजल्टेंट लिख लेना। दूसरा पॉइंट क्या, अब अगर हम कोई ऐसा केस ले लें जिसमें मैं क्या कह रहा हूं, दो डिफरेंट सॉल्यूशन ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट, दो डिफरेंट सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये कुछ और ये कुछ और। सपोज 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन ले लिया, यहां ले लिया 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, मतलब मोलरिटी सेम है, सॉल्यूट डिफरेंट हो गया तो सॉल्यूशन डिफरेंट हो जाएगा डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पर अब दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अपने को पता है पहले, ये भी तो समझ आ गया। तो इनके लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ठीक है, इतनी सी बात, क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगी। मैग्नीट्यूड सेम होने की बात कही है मैंने, कुछ चीज़ें सेम नहीं भी होंगी, रेट डिफरेंट होगा, नो डाउट। तो इसके लिए पॉइंट लिख लीजिए, फॉर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट, मैंने क्या कहा, फॉर डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ सेम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, कॉमा, द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी द सेम फॉर ऑल। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए कोई एक ही टाइप के पार्टिकल ले लीजिए, आपने NaCl ले लीजिए, 2 मोलर ले लिया NaCl, 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, यहाँ पर लेट सपोज ज़्यादा ले लिया 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब देखो कंपेरिजन करते हैं, पार्टिकल सेम है मतलब NaCl सेम है, मोलर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो मतलब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन लिए, सेम सोल्यूट के दो डिफरेंट कंसंट्रेशन देखे, तो दो सोल्यूशन लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो कि सेम सोल्यूट के हैं। तो देखिए अगर मैं इन दोनों में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखूं तो 2 मोल NaCl ऑब्वियस है 2 मोल Na प्लस देगा और 2 मोल Cl माइनस, ये क्या करेगा 5 मोल Na प्लस देगा और Cl माइनस के भी देंगे 5 मोल। टोटल आपको यहाँ पर 10 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ऑब्वियस है यहाँ कितने मिल रहे हैं 4 पार्टिकल। आप बताओ किसका ज़्यादा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर पे, तो यहाँ नंबर ज़्यादा है तो ज़्यादा, इसका मतलब है कि सेम सोल्यूट का ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आती है। लिखो, for different molar concentration of the same solute, comma, the magnitude of colligative property is more for more concentrated solution। ठीक है, 5th पॉइंट, इस पॉइंट को स्टार मान लेना, ध्यान देना। देखिए 2 सॉल्यूशन ले लीजिए, इन दोनों सॉल्यूशन में लेट सपोज जो सोल्यूट है वो डिफरेंट है, डिफरेंट सोल्यूट है, नो डाउट डिफरेंट सोल्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उनकी स्ट्रेंथ सेम है।
है ना, सेम स्ट्रेंथ है, सेम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूट है। दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट की जब स्ट्रेंथ सेम होती है तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड करती है कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा इस 5th पॉइंट में, आपको याद रखना है कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास घट रहा होगा, जिसका कम होगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा आएंगी। साफ साफ लिख लो ये पॉइंट। फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट but of same percent strength, the magnitude of colligative property is more for that solute with least molecular mass। जिसका molecular mass कम होगा दोनों में से, उसका colligative property ज़्यादा होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और एक बात और, 6 पॉइंट एक बार और लिख लो, लिख लीजिए। फॉर सॉल्यूशन of different solute of the same percent strength, comma, the magnitude of colligative property is more for that solute which gives more number of particles, which can be known by the knowledge of molecular weight, है ना दूसरा, and इट्स आयोनाइजेशन बिहेवियर। चाहे मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे आप तय करो, चाहे आयोनाइजेशन के बेसिस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल जिसका ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है कि लेट सपोज आप सेम कंसंट्रेशन का एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लो। 1 मोल ले लो इलेक्ट्रोलाइट और 1 मोल आप ले लो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब कंपेयर करो, ये टूटेगा नहीं। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कुछ ना कुछ टूट के ज़्यादा आयंस कंस्टिट्यूट करेगा, तो इसका Cp ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। मीनिंग क्या होगा, लिख लो। सिंस इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस and gives more than 1 particle per formula unit, एक फार्मूला इसका, ठीक है। in solution, since electrolytes ionizes and gives more than 1 particles per formula unit in solution, comma, the colligative property for an electrolyte solution is always greater than that of non-electrolyte of the same molar concentration। ठीक है, 1 मोल इसका 1 मोल इसका तुमने ले लिया, इसका ज़्यादा होगा। तो इतना चीज़ें रखते हैं। ठीक है, हम कुछ प्रॉब्लम अटैच कर देंगे, उन प्रॉब्लम को ट्राई करना। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, थैंक यू।